हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मीट को मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी ने कॉमन अलाइड एंड हेल्थ केयर के बैचलर कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है और उसकी मेरिट लिस्ट का सभी को इंतज़ार है। तो मेरिट लिस्ट तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, बट उसके साथ साथ एक और स्टूडेंट्स को समस्या, खासकर मेरे जैसे स्टूडेंट्स को जिन्हें नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता और उसके लिए वो काफ़ी परेशान है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर यूट्यूब पर किसी ने कोई वीडियो भी नहीं बनाया प्रॉपर तरीके से। तो मैंने जो वीडियो ये बनाई है वो एआई की हेल्प ली है थोड़ी, और मैंने बाकी अपने दोस्त यार और कई जगह से मैंने रिसर्च के थ्रू ये सब पता करके फिर मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो अलाइड हेल्थ केयर एंड बैचलर के कोर्सेज हैं उसमें उन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है कि इस बार के कोर्सेज़ के लिए वो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, और वो नॉर्मलाइजेशन के लिए ये जो फार्मूला है आप देख रहे हैं, ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको SZI करके है, ये वाला। तो इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली फार्मूला होता है वो उन बच्चों के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी दो आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, यूपी बोर्ड में जो एवरेज पास करने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई एंड आईसीएसई। उसका रीज़न ये है क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई वो दोनों बड़े लेवल के बोर्ड हैं और यूपी बोर्ड छोटा लेवल का बोर्ड है। मतलब छोटा का मतलब होता है कि जैसे वो स्टेट का बोर्ड है, वो हो जाता है। तो इस केस में जब आप परसेंटेज अगर आप देखोगे तो सीबीएसई वाले बच्चों के परसेंटेज यूपी बोर्ड से बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब उनके 78% से, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके नॉर्मली जो परसेंटेज पाते हैं वो 78 से ऊपर ही रहते हैं उनके। यानी आप समझ के चलो कि 80%, 82%, 85% ये उनका नॉर्मल परसेंटेज होता है। तो ऐसे केस में जो यूपी बोर्ड में 70%, 72% पा रहा है वो बहुत पीछे रह जाता है सीबीएसई बोर्ड से। तो उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस फार्मूले में आपको काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आपको ये जो बीच का है, ये एक्स आई जेड माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई करके जो लिखा है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली बोलते हैं जेड स्कोर, ठीक है। तो इस जेड स्कोर को निकालने के लिए इसमें तीन चीज़ें हैं बेसिकली, जैसे ये एक्स है, ये म्यू है और ये सिग्मा है। तो एक एक करके समझते क्या होता है। ये एक्स होता है जो आपने बोर्ड में एक्चुअल मार्क्स पाए हैं, यानी कि जैसे कि आपने 78 पाया है या 80 पाया है, या फिर वट एवर जो भी आपके मार्क्स थे, किसी ने 90 पाया है, ठीक है। तो ये उसके बोर्ड के मार्क्स हैं, 90 पा गया वो, ठीक है। और म्यू जो होता है उसको बोलते हैं एवरेज मार्क्स। एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोविड में एग्ज़ाम दिया, ठीक है। कोविड में आपने लेके आए 85% मार्क्स, ठीक है, लेकिन उस टाइम एवरेज बच्चे जो थे वो उनका एवरेज मार्क्स ही 78 से लेके 85 के बीच में था। मतलब आप अकेले नहीं थे जो 85% ला रहे थे, आपके जैसे लाखों बच्चे थे जो 85% के बीच में थे। और सिग्मा जो होता है ये बेसिकली एक डेविएशन फैक्टर होता है। डेविएशन उसको कहते हैं, जैसे कि आप मान लो कि डेविएशन का मतलब होता है कि उस ईयर में कितने बच्चे उस मैक्सिमम मार्क्स को जो है, मतलब जैसे कि 78 से लेकर 85% तक जो ज़्यादातर बच्चे पा रहे थे, उस मार्क्स को पाने वाले के बीच में डेविएशन कितना आ रहा है, मतलब बिखराव कितना आ रहा है, ठीक है। तो उस समय का जो डेविएशन था, यानी कि 7 से 8% का डेविएशन था, यानी मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जो 80 से 85% पा रहे थे। तो ये 7 से 8% का डेविएशन वहाँ पे आ जा रहा था, ठीक है। तो अब बेसिकली इस स्कोर का यूज़ कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मैं हूँ यूपी बोर्ड का, ठीक है। मैंने मार्क्स लाए अपने 80% पीसीबी में, ठीक है। अब मैंने यूपी में 80% लेके आया और मैं 2018 का यूपी बोर्ड का पास आउट स्टूडेंट हूँ। और 2018 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 2018 में जो एवरेज बोर्ड का परसेंटेज था वो 55% था यूपी बोर्ड का। यानी कि आप मान के चलो कि 2018 में सिर्फ 55% बच्चे ही ऐसे, मतलब
मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 55 से लेके 60 के बीच में थे, मतलब एवरेज जो बच्चे मिल रहे थे जिनको मार्क्स, वहाँ पे 55 और 60 ही मिल रहे थे लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था उस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन में 55 से 60% वाले सिनेरियो में वहाँ पे अगर आप 80% स्कोर कर रहे हो, यानी आप एवरेज मार्क्स से 30% ज़्यादा आगे चल रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आपके 80% है, कहाँ लोग 50-60 पा रहे थे, कहाँ आप 80 उस समय लेके आके बैठो, तो मतलब आपकी 30% ज़्यादा मार्क्स है। तो उस समय का डेविएशन भी बहुत कम था, यानी मुश्किल से 6 या 7% ही डेविएशन था, ठीक है। क्यों था? क्योंकि मार्क्स पा ही नहीं रहे थे बच्चे ज़्यादा, वहाँ तक हाई लेवल पे पहुँचने के लिए भाई मतलब बहुत अच्छा जो पढ़ा होगा वही उतने मार्क्स लेके आया पाया होगा। तो चलिए इसका जेड स्कोर निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ, आइए मैं को कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। तो तो बेसिकली ये अपना कैलकुलेटर खुल गया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ जेड स्कोर का फार्मूला लगाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने 80% लाया, ठीक है, उसमें से मैं माइनस करता हूँ 55 जो कि एवरेज परसेंटेज है, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। अब 25 को मैं डेविएशन से डिवाइड करूँगा, यानी सिग्मा फैक्टर से, तो सिग्मा कितना था हमारा, 6 से 7%, मान लीजिए मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये समथिंग समथिंग आ रहा है 4.1, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है 4.1, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। यानी आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 4.1 मतलब आप टॉपर लेवल के नॉर्मलाइजेशन पे पहुंच चुके हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट का, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट में लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का किसी का डाटा लेते हैं, मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है, सीबीएसई। अब उसने मान लीजिए 90% स्कोर किया, ठीक है, 90%, और उसने कब स्कोर किया, मान लीजिए उसने कोविड के टाइम पे स्कोर किया, या चलिए कोविड का तो मैं आपको अलग से बता दूंगा डेटा, कोविड हटा देते हैं। जो सीबीएसई का मान लीजिए आप 2018 का ही उठा लीजिए किसी स्टूडेंट को, ठीक है, 2018 का ही सीबीएसई का कोई उठा लीजिए, उसने 90% स्कोर किया, ठीक है। बट 90% स्कोर करने वाले बच्चे सीबीएसई में बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो एवरेज परसेंटेज होता है वो 78 से 80 के बीच में होता है, यानी मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 78-80% सीबीएसई बोर्ड में उनको मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो उनसे तो आप सिर्फ 10% ही आगे हो ना, है ना, 10% ही सिर्फ आगे हो आप। तो अब आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकल के आएगा, ठीक है, वो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं लेता हूँ 90 माइनस 78, या चलो 78 निकाल लेते हैं, 12% आ रहा है। और जो डेविएशन होता है, बेसिकली डेविएशन ये बताता है कि उस टाइम पे 90% स्कोर करने वाले बच्चे कितने थे। तो 90% स्कोर करने वाले बच्चे और प्लस एवरेज मार्क्स पाने वाले बच्चे, ये डेविएशन होता है। तो एवरेज स्कोर उस समय 78 से 80% था, और 90% पाने वाले बच्चे जो थे उनके बीच में डेविएशन मतलब 10% का ही गैप आ रहा है। तो उस हिसाब से जो आपका डेविएशन बनता है वो मुश्किल से वो बनता है आपका 8 से 9% डेविएशन बनता है। क्योंकि 8 से 9% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो गैप था मैक्सिमम एवरेज मार्क्स और आपके एक्चुअल मार्क्स में वो बहुत कम ही था, मतलब 10% का ही तो आप गैप देख रहे हो। मतलब आपका आ रहा है 80%, 90% आप पाए हो, लेकिन जो बच्चे हैं नॉर्मल बच्चे वो 90% जो लेके आ रहे हैं वो 80 से 90 के बीच में 10% का गैप आ रहा है। तो उसके बेस पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 90 माइनस 78, 12% आया, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो आपका बेसिकली जेड स्कोर आ गया 1.5, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब यूपी बोर्ड का आपको याद होगा कि 4.1 के समथिंग आ रहा था 2018 में, जबकि उसके मार्क्स तो 80% थे, ठीक है। बट और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना ज़्यादा निकल के आ रहा था 2018 में। उसी तरीके से आप सीबीएसई बोर्ड का देख पा रहे होगे कि इसके तो 10% ज़्यादा थे यूपी बोर्ड से, ठीक है। तो फिर भी इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बहुत कम आ रहा है, यानी 1.5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस ईयर में एवरेज बच्चे जो एवरेज मार्क्स ला रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे सीबीएसई बोर्ड में और बहुत कम थे यूपी बोर्ड में। तो यही सारा खेल है नॉर्मलाइजेशन का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना कम हो, लेकिन हाँ
यूपी बोर्ड में अगर आप 2018 से किसी बच्चे का कंपैरिजन सीबीएसई वाले से करेंगे तो वैसे केस में अगर यूपी बोर्ड में कोई 80% भी ला रहा हो, सीबीएसई में कोई 90 भी ला रहा हो, ऐसी केस में 80% वाला ज़्यादा प्रायोरिटी माना जाएगा सीबीएसई बोर्ड वाले से, अगर नॉर्मलाइजेशन का जो मैंने मेथड बताया उस तरीके से वो यूज़ करते हैं तो। और रही बात आईसीएसई बोर्ड वालों की, तो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई थोड़ा आईसीएसई टफ माना जाता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी इसी के लमसम आता है। मतलब सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, ज़्यादा मतलब बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। ज़्यादा डिफरेंस यूपी बोर्ड वाले क्रिएट कर जाते हैं, क्योंकि पेपर यूपी बोर्ड में 2018 में बहुत टफ आया था। हाँ, अब आप पूछोगे कि फिर सीबीएसई वाले मतलब सब बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सीबीएसई बोर्ड में अगर कोई 90 ला रहा है, ठीक है, अब यूपी बोर्ड में कोई 70 ला रहा है, 75 ला रहा है, लेकिन वो 2018 में नहीं ला रहा, वो 2018 के बाद ला रहा है किसी ईयर में, क्योंकि 2018 के पेपर सबसे ज़्यादा टफ था। तो 2018 के बाद आप किसी ईयर में ला रहे हो, तो वैसी सिचुएशन में सीबीएसई वाले को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप यूपी बोर्ड से हो, आप 2018 में पास आउट ना होके आप किसी 2019 में हुए हो, 20 में हो, 21 में हो, वटेवर जो भी ईयर रहा हो, उसमें अगर आप पास हो, कोविड में अगर आप पास हो तो आप सीबीएसई वालों से हमेशा नीचे ही जाओगे। मतलब अगर आप कोविड में, मतलब आप 2021-22 में आप कोविड में यूपी बोर्ड से हो और आप 80-85% स्कोर कर रहे हो, वहीं कोई सीबीएसई वाला स्टूडेंट है जो कोविड के बाद किसी में स्कोर कर रहा है अच्छा है, मतलब 85-90%, तो ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई वाला आगे चला जाएगा आपसे, क्योंकि कोविड में तो सबको भर भर के नंबर मिले थे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जो भी बोर्ड हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यूपी बोर्ड वाला और सीबीएसई बोर्ड वाला निकल जाएगा आगे। तो ये पूरा खेल है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबको बराबर चांस मिल जाता है। इसमें आपका बोर्ड का टफ मार्क्स वगैरह देख के इस हिसाब से आपको नंबर बांटे जाते हैं। तो सब मिला जुला के बस इतना कहना है कि अगर आपने ऐसे समय में एग्ज़ाम दिया जिस समय नकल वगैरह नहीं होती थी, जिस समय लोगों के एवरेज मार्क्स बहुत कम आते थे, जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सीबीएसई बोर्ड का मैंने देखा है इस बार कि 2025-26 में बहुत कम मार्क्स मिले हैं लोगों को, क्योंकि आपने देखा कितना इशू वगैरह हो गया था। तो 2025-26 में जिन्होंने मार्क्स लाए 80-85%, वो यूपी बोर्ड के बराबर हो सकते हैं। मतलब 2018 में जो यूपी बोर्ड आया था उनके बराबर जा सकते हैं अगर उन्होंने उतने मार्क्स लाए अपने। बट इसके पहले जितने सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट थे उनके बीच में जो मुझे लगता है कि टाई अप ही रहेगा, और यूपी बोर्ड का स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो सीबीएसई के कंपेयर में बहुत कम मिलते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि 60% यूपी बोर्ड वाला क्या 70-80% वाले सीबीएसई बोर्ड से आगे निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आपके पास चांसेज, अगर आप टफ ईयर में एग्ज़ाम दे के पास हुए तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। बट अगर आप कोविड वगैरह जैसे सिचुएशन में पास हुए हो, कोविड में तो भर भर के नंबर ही मिले थे सबको, तो उस सिचुएशन में आप हमेशा पीछे रह जाओगे। आप कितने भी अच्छा स्कोर, मैं कहता हूँ आप कोविड में अगर आप 92% भी लेके आओगे, 94 भी लेके आओगे ना, तब भी आप यूपी बोर्ड के 80% वाले बच्चे से पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो कोविड वालों के लिए तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, और ये रियलिटी भी है। बट बाकी जितने लोग हैं वो सेफ़ है, उनका मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। और यूपी बोर्ड वालों के लिए तो भाई बोनस पॉइंट ही है अगर उन्होंने सीबीएसई बोर्ड्स के आसपास स्कोर किया। मतलब आप मान के चलो कि 2024 में किसी ने 90% स्कोर किया सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में सेम 2024 में ही किसी ने 86 या 87% स्कोर किया। तो ऐसी सिचुएशन में जब नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आएगा ना, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत क्लोज कंपटीशन हो जाएगा। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन आगे निकलेगा कौन पीछे जाएगा। तो इस हिसाब से यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। तो यूपी बोर्ड वाले में जितनी भी कम नंबर है वो मतलब निराश ना हो, और सीबीएसई बोर्ड में जिनके कम परसेंटेज आ रहे हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि वहाँ पे कोविड वाले बच्चों से तो आप आगे निकल जाओगे। सीबीएसई बोर्ड वाले अगर आप कोविड में पास आउट नहीं हो तो आप हमेशा कोविड वाले बच्चों से, चाहे वो किसी भी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उससे आप हमेशा आगे ही रहोगे। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपकी कोई जानकारी होगी, कोई क्योरी होगी, कोई कुछ भी होगा, आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने हिसाब से उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और आप ये देख रहे होंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला है, तो इसमें ये सब आगे पीछे उन्होंने जो मल्टीप्लाई वगैरह किया है इसके बारे में मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये जो है ये और ये इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये जो होता है ये बेसिकली होता है कि आपका जेड स्कोर निकालने के बाद इस म्यू और सिग्मा से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि ये आपका बोर्ड का एवरेज परसेंटेज मतलब डिसाइड करता है। जैसे होता है ना कि अगर आपके स्कोर को सीबीएसई वाले स्कोर्स के बराबर लाना है जेड स्कोर को, तो सीबीएसई में उस टाइम पे जो एवरेज परसेंट निकल के आएगा उसको जेड स्कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत टेक्निकल, इसको आप मत समझो, बस आप इतना समझो कि अगर आपका जेड स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपका हमेशा परसेंटेज लोगों से ऊपर ही रहेगा, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये लंबे चौड़े फार्मूला का बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, किसी को होपलेस करने के लिए नहीं है। मेरा काम है आपको सच बताना जो मैंने अभी तक देखा है। मे भी हो सकता है कि इससे अलग भी कुछ आ सकता है, ठीक है, बट हाँ जो जो नियम, जो रूल, जो रेगुलेशन मैंने अभी तक देखा है उसके हिसाब से जो मैं बता रहा वो यही होता है। नॉर्मलाइजेशन इसी तरीके से की जाती है। तो होप ये सभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। बाकी जो भी क्वेरी रहे, कुछ भी रहे, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या आप बायो मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप बता सकते हो कि आपका कौन सा कोर्स है, क्या टारगेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।